वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत शदीद सियासी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब तक के नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पेशावर, मर्दान, कोहाट और बन्नू में सिटी मेयर की नशस्तें हार चुकी है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में वोट लेकर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को पीछे धकेल दिया है। वजीर आजम इमरान खान तो पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार देते रहे हैं, मगर इलेक्शन में शिकस्त के बाद PTI के अक्सर रहनुमा महंगाई को ही अपनी हार की वजह करार दे रहे हैं। वजूहात जो भी हों, अब सवाल यह है कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NDC आपकी जानिब आऊँगी। बल्दियाती इंतखाबात में हमेशा हम देखते हैं कि उस जमात को एज हासिल होता है जिसकी सूबे में हुकूमत होती है। PTI तो खैर से वफाक में भी है, उसके बाद हम ये अपसेट देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है? ना सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड वही है, उनका जाए पैदाइश वही है, समझे आप, वतन मालूफ वही है उनका। और वहाँ उनके साथ ये जो कुछ हुआ है, ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉकर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई अपसेट है या कोई नाकाबिले तशरी बात है। इसका सिंपल तर्जुमा ये है कि आपने गलतियाँ की, आपने बैड गवर्नेंस दी, आपने महंगाई की, आपने नाकाबिल यकीन मनफी पॉलिसीज इख्तियार की, आपने वो कोई वादा पूरा नहीं किया जो आप करके आए थे। आप उमंगों को, उम्मीदों को आसमान तक ले गए थे और फिर धड़ाम से गिराया हमारे, तो हड्डी पसलियाँ हमारी चूर चूर हो गई। और उसके साथ साथ ये कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिली पॉलिसी, आपकी माशी पॉलिसी, आपकी ज़रई पॉलिसी, आपकी अदलिया की पॉलिसी, जितनी पॉलिसीज़ हैं आपकी, हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं, कहीं पर नज़र नहीं आती हैं। आप बार बार हमसे कहते हो कि महंगाई पूरी दुनिया में बहुत, आज भी कहा है शौकत अली साहब ने, उनके बाद तो आज़ाद, ये भी तो है मैं आधा दामाद हूँ KPK का, मान लेते हैं आधे दामाद हैं आप, लेकिन भाई आधे दामाद साहब बात तो सही करें ना। आप वजीर ख़जाना हैं, आप भी कह रहे हैं खुसूसियों की तरह कि साहब महंगाई तो दुनिया भर में। भाई जब दुनिया भर में महंगाई हो तो वहाँ रिलीफ भी है, वहाँ रिलीफ पैकेजेस भी हैं, वहाँ महंगाई अलाउंस भी है, वहाँ बेरोज़गारी अलाउंस भी है, वहाँ हेल्थ केयर भी है, वहाँ मुफ्त। यहाँ तो आप OPD नहीं जा सकते उस कार्ड के ऊपर, जो कार्ड आपने बांटा हुआ है, OPD लाओ नहीं है आपको। तो ये सब बातें, फिर उसके साथ साथ ये कि मुस्तकिल किसी बात पे अड़ जाना कि ये कौम झूठ बोल रही है, हम सच्चे हैं। और उसके बाद जो आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, वो बिल्कुल शिबली फराज ने एक जुमले में कह दिया है कि तहरीक इंसाफ मुकाबला तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ में इतनी बड़ी फूट है, हम पहले भी कहते रहे, मैंने खुद कहा है कि बड़े ग्रुप हैं वहाँ पर। नूर आलम साहब का ग्रुप बहुत बड़ा है और नूर आलम पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने साथ दे दिया। वो कह रहे हैं मैं तो साथ देता आया हूँ। फिर ये कि इंतखाबात में उम्मीदवारों का जो चुनाव था उस पर बहुत इतराज़ात हो रहे हैं KPK में कि आपने किसको मुंतखब कर लिया, किसको ले आए आप। परवेज़ खटक साहब 2 जगह मोहर लगा के चले आए। अब अंदाज़ा कर लें आपके कितना बड़ा फोकस है। तो ये हुकूमत बैड गवर्नेंस की वजह से आ रही है और बैड गवर्नेंस में सब कुछ आता है। ठीक, जनरल साहब, हम देखते हैं कि हुकूमत हमेशा से ऑपोजिशन बिलखुसूस मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाती रही है कि मौलाना साहब की सियासत तो ख़त्म हो गई, दफन हो गई, लेकिन KPK में JUI पहले नंबर पर है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि मौलाना साहब की सियासत अभी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना की सियासत जिंदा भी है और मौलाना का KPK में काफ़ी होल्ड है। यही वजह थी कि मौलाना जब ये बात चल रही थी कि फाटा के वो एरिया जिनको अब मर्ज कर दिया गया है KPK में, उनको मर्जर से रुका हुआ था सिर्फ इसी वजह से, हालांकि रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन मौलाना उसको एक अलग प्रोविंस बनाना चाहते थे।
उसकी वजह बुनियादी यही थी कि इन इलाकों में JUI का काफी होल्ड है, और ये अगर अलहदा सूबे बनते तो यहाँ पे हमेशा JUI की गवर्नमेंट आती, और इसी तरह अगर KPK में भी आ जाती और वो जो नया सूबा बनता उसमें आ जाती, तो मौलाना क्लेम करते कि हमारे 2 सूबों में हुकूमत है। और ये आगे भी आपको याद है कि ये मजहबी जमातों के साथ मिलके ये हुकूमत कर चुके हैं, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पे KPK में। सो वो बिल्कुल एक हमेशा से इनका होल्ड मौजूद है वहां पे। तो मौलाना की सियासत दोबारा जिंदा होगी, लेकिन फैक्ट ये है जो हकीकत अभी इस इलेक्शन से नजर आ रही है, और हम पहले भी एंटिसिपेट कर रहे थे, कहते थे कि महंगाई है या बैड गवर्नेंस है, अवाम को इन चीजों से गर्ज नहीं, उनके हालात अगर अच्छे नहीं हैं तो वो हुकूमत को उसकी जवाबदेही करनी पड़ी, और नजर आ रहा है कि अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन जो है ये बड़ी खुली और वसी पैमाने पर, और एक्सपेक्टेड है कि और भी सूबों में ये रिएक्शन आएगा इसी तरह का, क्योंकि अवाम को इस चीज से गर्ज नहीं होती कि आलमी सतह पे क्या हो रहा है, वो अपनी जिंदगी जैसे गुजार रहे हैं उसमें उनको बेहतरी चाहिए, और जब बेहतरी नजर नहीं आती तो वो लाजमन मुतनफर हो जाते हैं हुकूमत से, और जो वादे किए थे करप्शन खत्म करेंगे ये वो पूरे हो नहीं सके। तो इन हालात में इस हुकूमत को डेफिनेटली अगले इलेक्शन में बहुत सीरियस चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा इनको अपने किए हुए वादों से, वो इनके सामने आएंगे और वो नजर भी आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड सी चीज, जैसे एमडी जी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है। जुनैरा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में क्योंकि जो वज़ीर आला महमूद खान है वो कमज़ोर हैं, इस वजह से भी जो है वो शिकस्त हुई है बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर आतिफ खान या फिर कोई दूसरा वज़ीर आला होता जो मजबूत होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्या वाकई? देखिए, अगर ऐसा होता तो बलूचिस्तान में हमने चीज़ें चेंज होती देखी हैं, इधर भी ज़रूर होती। लोग बहुत रिएक्टिव हैं PTI की अपनी जमात के अंदर ही, और वो बिल्कुल बर्दाश्त ना करते अगर उनके ज़ाती मामला ठीक तरीके से ना चल रहे होते। महमूद खान मेरी और आपकी नज़र में ज़रूर कमज़ोर होंगे, लेकिन पार्टी के लोग उनसे खुश थे, बिकॉज़ जो टिम्बर माफिया और जो BRT में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, जो कुछ हुआ उसमें खुल के करप्शन हो रही थी, हर कोई विन विन सिचुएशन में था। तो ये वजह नहीं हो सकती। वजह सिंपल वही है जो पूरे मुल्क में है, और वो आपको जब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे आपको वहाँ भी नज़र आएगी कि ये लोग समझते रहे हैं कि शायद गवर्नेंस सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड्स रन करने का नाम है, या प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा आप कर लें, इंस्टा पे कर लें। PTI के पेजेस बने हुए हर जगह पे, जहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के होने चाहिए वहाँ भी बने हुए हैं। तो इनको गवर्नेंस के मॉडल्स का ABC नहीं पता थी, इन्हें लोगों के मसाइल की ABC नहीं पता थी। तकरीरों में बोलना के मसाइल को का पता है और चीज़ होती है, बट ये कभी ना कभी तो हिट बैक करनी थी। हमें ये जनरल इलेक्शन में नज़र आनी थी, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस में इसलिए नज़र आ गई कि या इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ या सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है। कोर्ट के कहने पे इलेक्शंस हुए हैं, इनके बस में होता है ये कभी ना कराते, बिकॉज दे न्यू इट कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, और जिस तरह जनरल अमजद ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत होल्ड है JUIF का, लेकिन जब डिलीवर किया था तो वहाँ के लोगों ने चांस भी दिया था इनको। इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड के बावजूद PTI ने वहाँ जब डिलीवर किया तो गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन सेकेंड टाइम में शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई, या जो एक फोकल पॉइंट था वो सिर्फ मरकज़ बन गया, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज में तकरीरें एजेंडा बन गई, अफगानिस्तान की तरफ लीनिंग, और जो एक कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा मशहूर होती हैं, लेट्स से जो पोस्टर्स होते हैं आपके लिए, उन चीज़ों की तरफ फोकस हो गया और ग्रास रूट लेवल से तवज्जो हट गई। तो यही होना था। सो मेरे लिए भी ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक हो गया। नाज़रीन, इसी मामले पर बाकी एनालिस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात की, और ये भी कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है। मुजम्मिल और वर्दी साहब, हम देख रहे हैं कि KPK के बल्दियाती इंतखाबात में JUI तो नजर आई, ANP भी नजर आई, लेकिन मुल्क की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं थी, और क्या मुस्लिम लीग नून ने खुद को पंजाब तक ही महदूद कर लिया है?
ठीक है, मुस्लिम लीग नून तो अभी नहीं नज़र आई, लेकिन दूसरे मरहले में जो इजला शामिल हैं वो मुस्लिम लीग नून के वहाँ कुछ है। मुस्लिम लीग नून की केपी में प्रेजेंस हमेशा हज़ारा डिस्ट्रिक्ट तक रही है और कुछ जगहों तक महदूद रही है। कभी भी वो केपी के बड़ी जमात नहीं रहे अपनी बूम पर। और पीपल्स पार्टी की ज़रूर केपी में एक दौर में वोट बैंक होता था, लेकिन उसका रिवाइवल भी नज़र नहीं आया, जैसे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक का रिवाइवल नज़र नहीं आया। लेकिन जहाँ तक जो लोग कहते थे कि मौलाना की सियासत ख़त्म हो गई और मौलाना बेरोज़गार हैं और वो अपनी बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, हमारे शो में भी बहुत कहा जाता था कि उनकी बेरोज़गारी की वजह से वो ये निज़ाम चलने नहीं दे रहे। दरअसल मौलाना 2018 से ठीक कह रहे थे कि उनका मैंडेट चुराया गया है। मैं नहीं समझ कि ये को ओवरनाइट वोट बैंक में इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है कि पीटीआई से जेयूआई फिर जो है वो केपी की बड़ी सियासी जमात बन गई है। मैं समझता हूँ अगर आरटीएस के फैक्टर को निकाल दिया जाए तो 2018 के नताइज भी यही होते जो आज बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं केपी में, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद पेशावर से जो सीट जीत कर छोड़ी थी वो दोबारा नहीं जीत सके, जो लाहौर में छोड़ी थी वो नहीं जीत सके। तो वो जो एक 2018 के आरटीएस का कमाल था वो तो उस दिन तक था, उसके बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें आरटीएस नहीं था। खुद इमरान खान साहब ने जो सीटें छोड़ी वो नहीं जीत सके। कराची में फैसल वाडा साहब वाली सीट नहीं जीत सके। तो वो जादू सिर्फ उस इलेक्शन के दिन तक और आरटीएस तक था, उसके बाद वो जादू हमें कहीं नज़र नहीं आया पीटीआई का। तो समझते हैं कि कोई गुड बैड गवर्नेंस, मैं समझता हूँ कि लोग कभी भी पीटीआई की तरफ मुतवज्जो नहीं थे और ये आरटीएस का कमाल था उनका जो केपी में दूसरी बारी, और ये जो हुकूमत और मौलाना पहले दिन से सही कह रहे थे कि ये एक जाली मैंडेट है और ये एक्सपोज होगा। और मैं समझता हूँ ये बल्दियाती इंतखाबात में चूँकि आरटीएस नहीं था, अब नया इलेक्शन कमीशन है, इसको अभी वो आरटीएस वाला सॉफ्टवेयर और ईवीएम अभी मिल नहीं सके हैं, वो हुकूमत बनाकर देगी तो शायद हमें तब्दीली नज़र आ जाए। वरना मेरे लिए ये नताइज बाकी भी कह रहे हैं उनके लिए हैरान कुन नहीं। मुझे लगता है कि अगर 2018 में आरटीएस ना बंद होता तो यही नताइज होते केपी के तब भी, क्योंकि अगर वाकई पॉपुलैरिटी होती तो जो इमरान खान साहब ने पेशावर की सीट छोड़ी थी वो दोबारा एएनपी के गुलाम बलोच साहब जीत जाते, लाहौर से छोड़ी थी वो साद रफीक साहब जीत जाते। वो उसी दिन तक का एक करिश्मा था जो हुआ। बाकी लोग कभी भी पीटीआई के लिए इतनी चार्मिंग नहीं थे इन तकरीरों के। वो एक मीडिया में अब लोग आजकल माफिया भी बहुत मांग रहे हैं हमारे तजिया निगार और ये कि हमने उस दौर में बहुत ओवर रिपोर्टिंग की है और हम उस दौर में बड़ा एक्सेस गए हैं, और कुछ लोगों को अपने तजिए गलत साबित होते भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी मेरा नहीं ख्याल अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इमरान खान से। ये एक मीडिया का शोर था और एक बबल क्रिएट किया गया था जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजन खो रहा है और जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज भी हो रहा है। मेरा ख्याल है मौर्रख जब लिखेगा तो वो यही लिखेगा कि ये सारा एक आर्टिफिशियल बबल था जिसके पीछे कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल साहब ने जैसा कि कहा कि मौर्रख लिखेगा कि ये एक आर्टिफिशियल बबल था जिसके पीछे अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। देखिए क्योंकि आपने सवाल ही मुजम्मिल साहब की बात से किया, तो मुजम्मिल साहब जिस तरह फरमा रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग उस वक्त ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे थे और कुछ लोग आजकल ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे थे। उसमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, उसको वोट लोगों ने दिया था उस वक्त। आरटीएस बस ये जितने भी 70 साल में इलेक्शन हुए एक ही दफ़ा आरटीएस बैठा है, कभी आरओस के इलेक्शन नहीं हुए, कभी साद रफीक की गाड़ी मिसाल दी जा रही, उनकी गाड़ी से बैलेट बॉक्सेस नहीं मिले। तो ये फजूल किस्म की बातें। असल बात यही है, मैं तो कहूँगा कि इसमें महंगाई का भी कोई करैक्टर नहीं है। महंगाई वाकई सारी दुनिया में बढ़ रही है, हम क्यों आंखें बंद करें। हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं। मैं खुद विज़िट करके आया हूँ, मेरे फैमिलीज़ रहती हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान है। कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उनको नहीं देनी। तो ये दुनिया में, लेकिन बात है रवैये की। पीटीआई का जो रवैया रहा है उसकी वजह से ये हार रहे हैं। इनको इलेक्शन लड़ने की एक तो साइंस नहीं आती, ये इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं ज़मीनी इलेक्शन में, उससे सबक नहीं सीख रहे। उसके अलावा ये अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं, किसान प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड इन्होंने दिए। जिस खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड की ये मिसालें देते थे कि पंजाब में आने के बाद उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो देख लें कि आपको खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जवाब दिया है। ये इनके रवैये हैं, इनको पार्टी चलानी नहीं आती। पार्टी सिर्फ
इमरान खान की बेसिस पे चल रही है। पीटीआई क्या है? इमरान खान। इमरान खान को माइनस कर दें तो देयर इज़ नो पीटीआई। इसके अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आपने देखा कि स्पीकर असद कैसर के भाई भी हार गए, फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो नूर आलम के ऊपर डाला जा रहा है। तो इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इतनी मीटिंग्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ तवज्जो नहीं दी। पार्टी इन्होंने 22 साल की बात करते हैं, 22 साल में बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने पार्टी दी और इनको लोगों ने वोट दिए। ये बिल्कुल फजूल बात लोग करते हैं कि जी आरटीएस बैठ गया या फलां हो गया, कुछ नहीं बैठ गया। इमरान खान को वोट मिला था, लेकिन इमरान खान ने अपनी अपोजिशन के ज़माने की तकरीरें अभी तक नहीं छोड़ी और कुछ डिलीवर नहीं कर सके। गवर्नेंस का आलम देख ले तो ये इनका अपना किया इनके सामने आ। ठीक है, यानी आपके ख्याल में रवैये ठीक नहीं थे जिसकी वजह से जो ये हार है इनका मुकद्दर बनी है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? कुछ कहना शाइस्ता। जैन साहब, जुनैरा का कमेंट लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आ जाती हूँ। जी 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 जी, ठीक, मैंने भी कुछ कहना है। ठीक है, मैं जी जुनैरा, मुझे भी कुछ कहना है। जी ठीक है, मैं सबकी जानिब बारी बारी आ जाती हूँ, पहले लेकिन जुनैरा का कमेंट ऐड कर दूँ। लगता है सबको छेड़ दिया मैंने। नहीं, आप तो छेड़ने के काबिल नहीं हो यार, आप तो इंतहाई मासूम आदमी। नहीं, रवैयों की बात की है नसीम सिद्दीकी साहब ने और आई टोटली एग्री विद इट। जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, मैंने किसी पार्टी की इतनी डीप नहीं देखी जितनी पीटीआई में है। और रीज़न क्या है? रीज़न यही थी कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि जो लोग पीटीआई में आते हैं वो मेरी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। वो आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े थे, वो हवा का रुख देख रहे थे। ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब बात यह है कि इट्स टू लेट कि हम कहें उससे उन्होंने कुछ सीखा या उसकी वजह से वो कोई चेंज मनूवरिंग ऐसी कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस तक कुछ हो जाए। द थिंग इज कि अगर बलदियाती इलेक्शन पूरे मुल्क में हो जाते हैं और हर जगह पीटीआई के अलावा जितनी पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जगह पे जीत जाती हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस में पीटीआई दोबारा आ भी जाए, तो फिर इफ द रूट ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें और गवर्नमेंट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी गवर्नेंस वैसे ही फेल हो जाएगी। सो इसलिए ये जो बलदियाती इलेक्शंस को अवॉइड करते आ रहे थे और उस लेवल पे फोकस नहीं कर रहे थे, उसका नुकसान इन्हें नेक्स्ट इलेक्शन तक होगा अगर ये जीत भी जाते हैं तो। सो बेसिकली इट इज़ बिगिनिंग ऑफ अनदर चैलेंज फॉर देम, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसको ये कवर कर सकेंगे। ठीक है, जनरल साहब। देखिए, मैं बात करना चाह रहा था, मुजम्मिल कह रहे थे कि मौर्रख लिखेगा। मौर्रख इतना जाहिल नहीं है कि वो इस तरह का लिखे। मुजम्मिल साहब लिख सकते हैं, ये लिखेंगे कि जो कुछ इन्होंने कहा। बात यह है कि पहले भी तो एक तो पहली बात कि मौलाना 5 साल से बेरोजगार थे, इसमें कोई शक नहीं है। पांचवा उनका तकरीबन चौथा साल खत्म होने पे तो मौलाना ने तो बेरोजगारी काटी है। पहले रोजगार उनको अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा मिलता रहा है। उन्होंने कश्मीर कमेटी का जो हशर किया था, जो तबाही मचाई, अपनी जेबें, अपना खानदान जिसको पाला सारा, वो लोगों को के अंदर से नजर नहीं आता। मेरा हमेशा एक सवाल रहा है JUI से, उनके लिए बैठते रहे लोग मेरे साथ उसमें प्रोग्राम्स में, मैंने कहा मुझे JUI एक चीज वो गिनवा दे जो उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की, एक, सवाए इसके कि कश्मीर कॉज को डबोया, कश्मीर का किस्सा बर्बाद किया। जिस दिन आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया उस दिन मौलाना इधर धरना करके बैठ गए, वो सारे पाकिस्तान की तवज्जो धरने पे चलेगी। तो बेरोजगारी तो उसकी है, नजर आता है। रही बात दूसरी, जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये किसी का ठेका है कि हम चोरों को ही हमेशा वोट देते रहे। अगर अवाम ने सोचा कि 2 पार्टियां जो है वो ठग रही हैं इस मुल्क को पूरी तरह और सवाए अपने खानदान के उनको नजर ही कुछ नहीं आता, तो उन्होंने तीसरी अगर ऑप्शन आजमा ली, तो इसमें क्या है? इसमें अगर ये किसी भी तरह नून लीग अगर आ जाए उसमें पावर में, तो वो इलेक्शन ठीक है। भाई ये आप जिस तरह का आप करते हैं बैठ के यहाँ पे तजिया, उसमें से बदबू आती है आपके पार्शल होने की, आपके पार्टीजन होने की। वो नजर आता है कि आप एक एजेंडा लेके चल रहे हैं जो कतन किसी के मुफाद में नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने भी रवैये दुरुस्त करने चाहिए ताकि कम से कम जेन्युइन एनालिसिस हो, जिससे कि आपका नजर आए वो नए दौर वाला जो यहाँ पे हम खोलते हैं चैप्टर, वो दुरुस्त नहीं है। वो 5-6 सहाफी हैं, 7 होंगे जो ये काम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये वादे बताता हूं कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है जिस तरह के तजिया आप पेश कर रहे हैं। ठीक है, NBC आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, आज तो मौलाना फजलुर रहमान का दिन है, उनको सेलिब्रेट करने दें। वो जीत गए, इसमें कोई राय नहीं, 2 राय नहीं है कि मौलाना जीत गए। और मौलाना ने 3 बड़े शहरों की
सिटी काउंसिल्स को कैप्चर किया है और चौथी INP के पास है। PTI कहने से नहीं आ रही, पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर आप चले जाएं नेबरहुड काउंसिल्स में और विलेज काउंसिल्स में, वहाँ भी सन्नाटा है। तो असल बात क्या है? असल बात, नसीम ने एक जुमला इस्तेमाल किया, रवैया। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। रवैया क्या है? रवैया गवर्नेंस है। बुरा रवैया बैड गवर्नेंस, अच्छा रवैया अच्छी गुड गवर्नेंस। एक आदमी है जो अपने को कुर्बान कर रहा है कौम के ऊपर, अपनी पार्टी को लेके चल रहा है बहुत ताकत के साथ, बहुत ताकत के साथ आवाम के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, वो गुड गवर्नेंस है। चाहे उसके रिजल्ट बहुत देर में आए, लेकिन एक आदमी जो पहले ही रोज से अपना रास्ता भटक गया, अपने कहे पर से मुकर गया और फिर ये कहता रहा कि मजाक कर रहा था, उसको अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि कितने सेक्रेटरी पेट्रोलियम तब्दील हो गए, कितने वुज़रा तब्दील हो गए, कितने IGs तब्दील हो गए, कितने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए, कमिश्नर छोड़े आप, CCPOs छोड़े आप, पूरी इंतजामिया का ओवरहॉल किया गया है 5 साल में 7-7, 8-8 बार, 9-9 बार। ऐसी हुकूमतें नहीं चलती हैं। ठीक है, ऐसी हुकूमतें नहीं चलती और इसी को हम कहते हैं बैड गवर्नेंस। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, देखिए, एक तो ये भी बड़ा अजीब बात है कि लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और जब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसके ऊपर करप्शन का एक भी केस आज कहीं नहीं है। और कही जाते हैं मुसलसल बैठ के टीवी पर कि उन्होंने करप्शन किया है, जबकि किसी अदालत में करप्शन का कोई केस नहीं होता। कम से कम मौलाना फजलुर रहमान पर तो कोई नहीं है, उनको तो नैब ने आज तक उनके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया है। कश्मीर कमेटी के किसी फंड्स की एम्बेजलमेंट का कोई केस उनके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर किसी को कुछ कहने पे और पार्शल होने पर और एक मखसूस एजेंडा और गालियाँ देने पर कोई रुकावट तो नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में डेफेमेशन के लॉज वीक हैं। वरना आपने किसी को इस तरह करप्ट कहा और नेशनल टीवी पे, तो लंदन में देख लें लोग कैसे माफिया और जुर्माने अदा कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे होने लग जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों ने बात की कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात की। PTI कभी भी एक जमात नहीं थी, ये एक रेवड़ था, कोई जीतने वाले घोड़ों का एक जो है रेवड़ था जो इकट्ठा करके इमरान खान साहब को दिया गया था, ये लें, ये लोग आपके लिए सीटें जीत लेंगे आपके निशान पे, क्योंकि उनका इमरान खान की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो इलेक्शन से 4 दिन पहले पटके पहनाने का जो एक ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री और एक पटके पहनाने का जो रस्म शुरू हुई थी, इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था वो किसको पटका पहना रहे हैं, ये भी शामिल हो गया, वो भी शामिल हो गया। तो वो इलेक्शन मैनेजमेंट जिन्होंने सबने की थी, टिकटें तकसीम की थी, वो अब नहीं हो रहा। तो नताइज हमारे सामने हैं। कभी खान साहब ने खुद पार्टी चलाई होती, खुद टिकटें तकसीम की होती, उन्हें तो अपने MNS के नाम भी याद नहीं है, उनको क्या पता ग्रास रूट लेवल पे कौन उनके साथ है और कौन नहीं है और किस तरह पार्टी चलानी है। नसीम सिद्दीकी साहब, PTI हुकूमत के पास आपके ख्याल में कमबैक का मौका मौजूद है या नहीं? वेरी क्विकली मुझे ब्रेक की जाने। नहीं, बिल्कुल मौका मौजूद है। अगर वो अभी भी अपनी जो किया जा रहा है, जो रवैयों की बात जिसे सब ने एग्री की, उसके साथ जो है वो दोबारा अगर अपने MNS को मिले, अपने हलकों में जाना शुरू करें, तकरीरों का रुख थोड़ा सा चेंज करें, डिलीवर करना शुरू करें। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, एहसास का प्रोजेक्ट है, कामयाब नौजवान प्रोजेक्ट है, लेकिन उनका वही बात है कि रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे, आवाम में आना पड़ेगा। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लोकल मीडिया के साफ़ी हैं जिन्होंने उनको अपोजिशन में फुल साथ दिया था, एंकर हजरात ने उन तक को इंटरव्यूज़ देना छोड़ दिया और उनका सारा फोकस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ है। तो ये एक और रवैया आ जाता है। तो अपने लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें। PTI के जो मसाइल है, जो MNS के मसाइल हैं, जो MPS के मसाइल हैं, उनको हल करना शुरू करें। अगर नई सबक सीखेंगे तो इसी तरह इनका धड़न तख्ता होता चला जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क में गैस का बहरान भी शदीद हो गया है। मुतादिद शहरों में गैस की किल्लत के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शन दिए जाते रहे, अब मुल्क में गैस की डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गैस का बेदरीग इस्तेमाल ना रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत को इस सूरत हाल का पहले से ही इल्म था तो उन्होंने बहरान से बचने के लिए बरवक्त इक़दामात क्यों नहीं किए। मुजम्मिल सोहरावर्दी, हुकूमत का काम क्या सिर्फ मसले की निशानदेही करना है, हल नहीं? पहली बात तो ये कि मसला क्या है। हर पाकिस्तानी को गैस देना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है, और अगर किसी को मिली है तो ठीक है, और अगर जिसको नहीं मिली है उसको देना इस हुकूमत का फ़र्ज़ है। हर पाकिस्तानी को तवानाई, बिजली, गैस, पानी देना तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना। आप कल को कह देंगे जी फ़लाँ को गैस नहीं दी जानी चाहिए, ये सियासी बुनियादों पे दी है। भाई किसी पाकिस्तानी को दी है, को जाके दिल्ली में तो गैस नहीं लगा दी ना किसी हुकूमत ने कि पाकिस्तान की गैस दिल्ली को दे दी है। पाकिस्तानियों को दी है, पाकिस्तानी सनतों को दी है, पाकिस्तानी शहरियों को दी है। अब आप उनमें से किसी की काट के किसी को देना चाहते हैं। 3 साल हो गए इस हुकूमत को, हर साल सर्दियों में यही होता है। पहले गुलाम सरवर साहब थे, उनकी वजारत तब्दील की गई जी, वो गैस का बहरान नहीं कर सके। फिर हम्माद अजहर साहब आए हैं, वो भी नहीं हल कर सके। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है ना वो ये यकीन ही नहीं रखती कि लोगों को गैस देना को बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिजली देना, पानी देना। उनके नज़दीक ये एक अयाशी है। अगर लोगों को ना भी दी जाए तो लोग सिलेंडर्स पर गुजारा कर लेंगे, मुल्क चल तो रहा ही है, लिहाजा ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं है। ये अगर कोई हुकूमत हो और उसको पता हो कि इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो फिर वो लोगों के बारे में सोचे। और अगर वो फॉर द पीपल और बाय द पीपल नहीं है तो फिर आजकल जो हाल है लोगों का, सर्दियों में जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं, गर्मियों में वो इस तकलीफ़ से बिजली से गुजरते हैं क्योंकि पंखे बंद हो जाते हैं, लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं, सर्दियों में गैस बंद कर देते हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है 3 साल से। बाकी हम्माद अजहर साहब मनाजरों के चैलेंज देते रहते हैं लेकिन गैस नहीं देते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। सही। एनबीसी जिस तरह से बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो क्या वज़रा किसी मसले को हल करने की कोशिश भी करते हैं या मसला देखकर आंखें बंद कर लेते हैं? अच्छा है, लेकिन आंखें तो बंद कर लेते हैं, ज़बान खोल लेते हैं। और वो ज़बान खोलते हैं। 24 अफराद हैं जिनके मेरे पास लिस्ट है कि जो सुबह शुरू होते हैं और रात को 9 बजे 10 बजे तक के प्रोग्राम में होते हैं बैठे हुए, और सिर्फ डिफेंड कर रहे होते हैं, सिर्फ निगेट कर रहे होते हैं। गैस तो है हमारे पास, गैस तो थी हमारे पास, गैस पिछली हुकूमत खा गई, पी गई बल्कि। अब वो मसाइल ऐसे हैं कि जो पर अब आदमी हंसी सकता है। पहले यकीन था हम लोगों को कि पिछली हुकूमत ने किया है जो कुछ किया है। अब तो 4 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं। तो आपने क्या किया? आपसे हमें वार्निंग देते गए। मैंने पहले भी कहा था कि आपसे इस हुकूमत का जो तरीक़ा वारदात है वो ये है कि होना चाहिए, किया जाए, करना चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है, हमारी ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हम ज़राई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। ये सब फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते रहिए या प्रपोजल है। अमल इन्होंने किसी पे नहीं किया। ज़राअत का तहिया नाश कर दिया, बड़ा गर्क कर दिया। अब शायद थोड़ा बहुत रिवाइवल हो मुमकिन है क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया है। आपके जो खुर्दनी अशियाँ हैं वो गायब हो गई बाज़ार से, गैस नहीं है, और गैस के जो अखराजात हैं वो जितने बढ़ गए उसका आपको अंदाज़ा है। अगर आपको ये फिक्र थी कि गैस नहीं होगी तो आपने कितने वेल खोदे भाई। OGDC से बात कर लें आप और ओगरा से बात कर लें, कितने वेल आपने तैयार किए, कितने वेल से आपके गैस निकली। टंडो आलम को छोड़ दें आप, टंडो आलम की गैस तो पहले ही सिंध से बाहर जा रही है। तो और सुई से आप आ जाएं, वहाँ कितना डेवलप काम किया आपने सिंध के अंदर कितनी फील्ड डेवलपमेंट की। क्या आपने टर्मिनल बनाया, गैस टर्मिनल 3 साल के दौरान, जहाँ जहाज़ आके लगे और गैस को अनलोड करे? नहीं बनाया आपने। आप वादे करते रहे, आप कहते रहे हुकूमत सिंध ने 7 मील की सड़क नीति की बना के हमको, वो 2 साल पहले बन चुकी है, अब वो भी जवाब खत्म हो गया जी। तो मुझे लगता नहीं है कोई अमल करने की ताकत है, अमल करने की क़ुव्वत है। सिर्फ लफाजी है और सिर्फ एक बयानिया है कि साहब, अच्छा वो बयानिया अब चल नहीं रहा, ये मंजन था जो अब बिकना बंद हो गया है।
ठीक। जुनैरा, जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि ओजीडीसी से बात कर लेती, ओगरा से बात कर लेती, लेकिन बात नहीं की, तो क्या हम ये समझें कि इदारों के साथ कम्युनिकेशन गैप भी है जिसकी वजह से बर वक्त सद्देबाब नहीं हो पाता मसाइल के हल के लिए? मेरे ख्याल है एनबीसी ने जितना अच्छे तरीके से बयान कर दिया है उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया। लेकिन क्या गैस का बहरान भी पूरी दुनिया में है? पाकिस्तान तक गैस नहीं पहुंच रही, कहीं फंस गई है, क्या हुआ है? मतलब इसका कोई जवाब देने वाला तो होना चाहिए ना। कोई जवाब देने वाला नहीं है, उल्टा जो बात करता है उसके साथ वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाता है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो टॉक शोज़ में हो। आप क्वेश्चन कर लें सही इनकी इनकॉम्पिटेंसी कहीं पे, और आप फिर देखें वो आपकी इज़्ज़त का तमाशा कैसे लगाते हैं। हमाद अजहर साहब मुस्तकिल झूठ बोल रहे हैं, उनको ना गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला है, ना वैसे कोई चैलेंज करने वाला है। गैस के ऑर्डर्स लेट प्लेस करना, फिर महंगी तरीन ख़रीदना, उसके बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कि अरबों डॉलर का जो मुल्क का नुकसान हुआ है वो किस खाते में जाएगा, और आप साथ साथ बता रहे हैं कि हम गुर्बत की लकीर से नीचे जाए जा रहे हैं, और तब आपकी इनकॉम्पिटेंसी का ये हाल है कि आप टाइम पे ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। दूसरा, हम गर्मियों से सुन रहे हैं कि आने वाली सर्दियों में अगर कोई लोड शेडिंग हुई भी गैस की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड रहेगी। और अभी आपने एकदम से एक दिन के नोटिस पे आपने उन्हें गैस देनी बंद कर दी है। एक इंडस्ट्री जो चल रही है, जो मुल्क को चला रही है इस वक्त, उसको भी आपने बिठा दिया है। तो मुझे गवर्नमेंट इस वक्त एक्चुअली नज़र ही नहीं आ रही। आई डोंट नो कि वो जो एक विंडो होती है ना जहाँ जाके आपका मसला हल होता है, बिजली के बिल के लिए इधर जाएं, फलाने मसले के लिए इधर जाएं, देयर इज़ नो विंडो। आप किससे जाके बात करें, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सिर्फ आपकी डायरेक्ट एक्सेस अगर है ब्यूरोक्रेसी में और डिफरेंट ऑफिसेज में तो आपको असल बात का पता चल जाता है, वरना आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। सो बेसिकली हुकूमत तो पता नहीं कैसे चल रही है, मुल्क रादर पता नहीं कैसे चल रहा है, कोई ऑटो पे लगा हुआ है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट ये कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे। ठीक। जनरल साहब, हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात करते रहे हैं, बहुत से एनालिस्ट ये कहते रहे हैं कि हुकूमत के पास मसाइल के हल के लिए कोई रोड मैप नहीं है या हुकूमत का होमवर्क पूरा नहीं है। आपने भी कई मरतबा ये कहा, लेकिन क्या लगता नहीं है कि हुकूमत का होमवर्क तो दूर, क्लास वर्क भी पूरा नहीं है? देखिए, बात ये है कि होमवर्क तो खैर मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने नहीं किया होता, कह देते हैं बातें और फिर उसके बाद इनको समझ आती है कि ये हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो एक और इशू है वो ये है कि ये मैनेज नहीं कर सके। इतना कुछ इनके सामने आ गया है कि एक चीज को हाथ डालें तो दूसरी हाथ से निकल जाती है। ये उतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, उतने ज्यादा टीम नहीं है अच्छी कि वो बैठ के तो सारी चीजें एक ही दफा पे एक ही वक्त में हैंडल करें। हुकूमत वही होती है, क्राइसिस हर तरफ से आती है, हर चीज की हो सकती है, लेकिन वो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है जो यहाँ पे वो लगता है कि उसकी एबिलिटी मौजूद नहीं है। लिहाजा वो क्राइसिस सिचुएशन जो इनके पास आ गई वो हैंडल करने से यानी आम तौर पे जो अमूमन मैनेजमेंट होती है, अगर वही ये चलाते रहते तो वही बड़ी बात थी। वो उल्टा क्राइसिस आ गई तो इनके हाथ से निकल गई। अब क्राइसिस ये है कि इंटरनेशनली इस वक्त गैस की प्रोडक्शन कम है और दे नहीं रहे। चाइना में राशनिंग की हुई है जो कि बहुत बड़ा खरीदार है गैस का, और इसी तरह अमेरिका में उन्होंने लोड शेडिंग और राशनिंग की है, बहुत सारे मुल्कों में। वजह उसकी ये है कि एक तो जिस तरह पेट्रोल में बाज़ मुल्कों ने उसकी प्रोडक्शन छोड़ दी, उसको पेट्रोल जो है वो उन्होंने मार्केट में लाना बंद किया, रशिया ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया, मार्केट में प्राइसेस ऊपर चले गई, मिलना बंद हो गया। यही हाल गैस में भी किया है, और साथ उसके कीमतें इतनी उन्होंने, क्योंकि ये काम जब शॉर्टेज क्रिएट करते हैं तो करते इसी वजह से इसकी कीमत ऊपर जाए। और दूसरा, जो टैंकर्स हैं जिनके जरिए ये गैस लेके आते हैं, उन्होंने 5 गुना कीमतें अपने बढ़ा दी फ्रेट्स वगैरह। नतीजा ये है कि आज अक्सर मुल्कों में ये प्रॉब्लम बनी हुई है। होना ये चाहिए था कि ये मनसूबाबंदी कर लेते, कतर से बेशक करवा रहे थे, और फोर्स ही नहीं किया। ये किसी ने इनमें से अंदाजा नहीं किया कि आज बड़ी गैस बहुत बाफर मिकदार में अवेलेबल है, आज से 8-10 महीने पहले, तो इसके को सौदे कर दिए जो वो नहीं किए। नतीजा ये कि आज जब शॉर्टेज आ गई है तो बिल्कुल हाथ पांव फूल गए। अब बिल्कुल आपके पास हाल ही कोई नहीं है इसको करने, क्योंकि दुनिया में जहां जहां कहीं गैस इस वक्त कोई दे रहा है हायर प्राइसेस पे, वो चाइना खरीद रहा है, दूसरे मुल्क खरीद रहे हैं जिनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है क्राइसिस,
मैनेजमेंट जो नहीं हो सकी इनसे, और दूसरी तरफ लैक ऑफ प्लानिंग, ये दोनों एलिमेंट्स इनके लिए जो कि पाकिस्तान के लिए या अवाम के लिए मसला बन गए, वो इनकी अपनी, मैं समझता हूँ किसी हद तक क्राइसिस जो आलमी है और मैनेजमेंट जो इनकी अपनी थी, दोनों का फेलियर। ठीक है जुनैरा, नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ले लूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब की जानिब से एक बयान सामने आया कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शन दिए जाते रहे, ये क्या मंतक हुई? किसको दिए जाते रहे होंगे, क्यों दिए जाते रहे होंगे? देखिए जुनैरा, सॉरी अपना शाइस्ता, बात तो बिल्कुल ठीक है कि सियासी बुनियादियों पर हर दौर में जो है वो ठेके भी दिए जाते हैं, परमिट भी दिए जाते हैं। ये होता है कि आप पब्लिक तक वो चीज़ नहीं पहुंचती और गलत जगह पे आप दे देते हैं, जिसकी वजह से आवाम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अपना जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें बड़ा पॉजिटिव होके जो अपना तज्जिया देना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी यही है, हम साफ़ी हजरात के यही फ़र्ज़ बनता है कि हम बैलेंस्ड बात करें। मतलब एक रट्टू तोते की तरह मैं शुरू हो जाऊँ कि 3 साल से इस हुकूमत से पहले दूध शहर की नहरें बह रही थी पाकिस्तान के अंदर। जब पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से लेकर 2013 तक, चीखें निकल गई थी लोड शेडिंग की वजह से। बिजली की लोड शेडिंग जिस तरह उस वक्त होती थी, PMLN की आई, उसके बाद हुकूमत, बेशक करप्शन हुई या महंगे सौदे किए, आके उन्होंने सॉर्ट आउट किया, उन्होंने बिजली पैदा की, उसके बाद से काफ़ी सहूलत मिली है और आज तक मिल रही है। लेकिन इस गवर्नमेंट का मसला ये है कि ये बातें इधर उधर की करते रहते हैं। एक तो इन्होंने ना तजुर्बेकार लोगों को बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर बिठा दिए। जब इन्होंने जो कहते हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन जीतने वाले लोग थे या तजुर्बेकार लोग इनकी टीम में आए, PTI में आए या हुकूमत में आए या इनके इत्तेहादी हैं, इन्होंने किसी को भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने नए तजुर्बे शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे पंजाब में जब शहबाज शरीफ का दौर ख़त्म हुआ था, मुशर्रफ दौर था और परवेज़ इलाही वहाँ पे वज़ीर आला आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी वहाँ पे पेश की है। इसी तरह आपने देखे कि शहबाज शरीफ या परवेज़ इलाही के बाद आप उस्मान बुज़दार साहब जैसे वज़ीर आला ले आए। उनकी ज़ात से मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस देखे ना कि इतना बड़ा सूबा है, किस किस्म का वहाँ वज़ीर आला होना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पर वजारतों में अब हमाद अजहर साहब जो है वो आके रोज़ TV पे तो लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, बाहर की मिसालें दे रहे होते हैं। बात उन्होंने ठीक की है कि सियासी तौर पे पहले बंदर बांट हुई है, भाई अब तुम उस बंदर बांट को ख़त्म कर दो, आपने सोल्यूशन निकालना है। आप जब अपोजिशन में थे तब आप प्रॉब्लम बता सकते थे, पर आज के दिन आपको सोल्यूशंस निकालनी है। ठीक है जुनैरा, अगस्त और सितंबर में इसी प्रोग्राम में शाइस्ता बैठ के मैंने तब भी ये बात की थी कि ब्लूमबर्ग की आर्काइव्स निकाल के देख लें आप। 4 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक ये खबरें चलती रही थी कि आने वाले विंटर्स में इतनी गैस की शॉर्टेज होगी कि सी पोर्ट्स पे जो कार्गो शिप्स हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। यानी उस टाइम में सारे कंट्रीज प्लान कर रहे थे और ख़रीद रहे थे गैसेस अपने मुल्क के लिए। उस वक्त पाकिस्तान कहाँ था? उस सारी प्लानिंग में दुनिया को देख के ही समझ लेते कि एक चीज़ फोरकास्टेड है, उसको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, उस क्राइसिस से बचा जा सकता है। फिर भी आप अगर उसको नहीं करते परसू और उसके बाद आप इल्ज़ाम तराशी पे भी आ जाएं और वो इल्ज़ामात सही भी हों, तब भी इनकॉम्पिटेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की ही बनती है। ठीक है मुजम्मिल साहब, एक सेकंड, ये यहाँ पे शाइस्ता मैं एक बात करना चाहूँ। अगर गवर्नमेंट ने कुछ कनेक्शन जो है वो गलत समझती है कि आपके बाद आपकी जानिब आ जाती हूँ। जी जनरल साहब, देखिए पेट्रोल में भी और गैस में भी, दोनों चीजों में हमारा सबसे बड़ा मसला स्टोरेज का है। यहाँ पे जो पेट्रोल की स्टोरेज है वो 3 महीने के लिए है इस मुल्क में रखी हुई, और जो गैस की स्टोरेज है वो 15 दिन की है। नतीजा ये है कि अगर आपको लगातार सप्लाई ना आए तो आप स्टोरेज रख नहीं सकते, आपकी क्राइसिस बन जाएंगी। स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है और वो प्राइवेट कंपनी करने को तैयार नहीं है। आपके ख्याल में स्टोरेज का मसला है? कता कलामी की माफी चाहूंगी वक्त की कमी के सबब। ठीक है मुजम्मिल साहब, देखें अगर गवर्नमेंट समझती है कुछ कनेक्शंस गलत दिए गए उनको काट दे। अगर गवर्नमेंट समझती है कि कहीं गैस की चोरी हो रही है तो आज इनकी हुकूमत है वो गैस चोरों को पकड़ लें, उनको इबरतनाक सजाएं दें। लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो मुश्किल ना की जाए और उसको लेम एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल तो ना करें। NBC वन लाइनर कॉमेंट। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ट्रम्प मिल बनाना इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने ऑन किया था उसको, वो नहीं बना पाए। ये स्टोरी बनाना इनकी जिम्मेदारी है, इनको बनाना पड़ेगा वरना घर जाएंगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं लैक ऑफ इस सब की वजह है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।